नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज है शुक्रवार 5 दिसंबर 2025। आज हम निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाली हैं। और देखिए, जब हम लेटिंग गो या जाने दो सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि भाई हार मान लो या भूल जाओ। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद जो बात समझ में आई वो ये है कि ये कोई मजबूरी नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तो आज का हमारा मिशन यही है, उन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की तह तक जाना जो हमें चिंता, पछतावे और डर से कह सकते हैं आज़ाद कर सकती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार से। इसे कहते हैं नियंत्रण का द्वंद्व। इसकी जड़ें स्टोइक फिलॉसफी में है, मतलब हजारों साल पुरानी। हजारों साल? हाँ, और सिद्धांत बहुत ही सीधा सा है। बस ये पहचानो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं। हमारे हाथ में क्या है? हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे काम। और जो हमारे हाथ में नहीं है वो है बाकी सब कुछ। जैसे मौसम, ट्रैफिक, दूसरे लोगों का बर्ताव। बिल्कुल। हमारी ज्यादातर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो चिंता है, वो इसी कंफ्यूजन से आती है। जब हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। और स्रोतों में एक छात्र का उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ। एक स्टूडेंट ये तो तय कर सकता है कि वो कितनी देर पढ़ेगा, कैसे नोट्स बनाएगा, है ना? बिल्कुल। कितनी नींद लेगा, ये सब उसके कंट्रोल में है। पर पेपर कितना मुश्किल आएगा या जो टीचर जांच रहा है उसका मूड कैसा होगा, वो उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही ये फर्क साफ होता है, सारी ऊर्जा सही जगह लगने लगती है। सही कहा। फिर चिंता इस बात की नहीं होती कि पेपर मुश्किल ना आ जाए। ध्यान इस पर होता है कि मैं अपनी तैयारी कैसे और मजबूत करूं। और ये छोटा सा बदलाव, ये प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और ये सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, मुझे लगता है रिश्तों पर तो ये और भी ज्यादा लागू होता है। बिल्कुल। हम अक्सर अपने पार्टनर, दोस्तों, परिवार वालों को बदलने की कोशिश में अपनी आधी जिंदगी निकाल देते हैं, जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन है। आप किसी के विचार नहीं बदल सकते, उनकी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे पेश आते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। और जब आप अपनी ऊर्जा वहां लगाते हैं तो रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प एक्सरसाइज भी दी गई है, 2 मिनट का कंट्रोल मेडिटेशन। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है पर है बहुत आसान। इसमें बस आंखें बंद करके ये सोचना है कि आपके सामने 2 घेरे हैं, एक में वो चीजें जो आपके कंट्रोल में है और दूसरे में वो जो नहीं है। हाँ, ये एक तरह की मानसिक छटाई है। जैसे हम घर का कबाड़ा साफ करते हैं, वैसे ही ये दिमाग का कबाड़ा साफ करता है। अच्छा। इससे तुरंत क्लैरिटी मिलती है कि हमारी एनर्जी कहाँ बर्बाद हो रही है। और जब आप ये रोज करते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो धीरे धीरे ये सोचने का एक तरीका बन जाता है। तो लाचारी की भावना कम हो जाती होगी। बिल्कुल। उसकी जगह एक ताकत महसूस होती है। ये नियंत्रण वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अक्सर जो असली लड़ाई होती है वो बाहरी चीजों से नहीं, वो तो हमारे अपने विचारों से होती है। जो विचार हमारे कंट्रोल में होने चाहिए वही हम पर हावी हो जाते हैं। तो स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये अगला बहुत जरूरी कदम है। स्रोत इसे कहते हैं गैर निर्णयात्मक सोच, नॉन जजमेंटल थिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, उन पर अच्छा या बुरा का लेबल लगाए बिना। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल वही। आप बादल नहीं है, आप आसमान है। विचार आएंगे और जाएंगे, आपको बस उन्हें देखना है, उनसे लड़ना नहीं है। ये सुनने में बहुत गहरा है, पर रोज की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आया, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसे डांटने और उससे बहस करने के बजाय बस उसे पहचाने, अच्छा मेरे मन में ये विचार आया है कि मैं ये नहीं कर सकता, बस। उसे सही या गलत का सर्टिफिकेट नहीं देना है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप अपने विचारों को जज करना बंद करते हैं, वो आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। हवाई जहाज में रोते बच्चे वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है, हम सबके साथ हुआ है। हाँ। पहली प्रतिक्रिया हमेशा गुस्से या चिढ़ की होती है, लेकिन ये सोचना कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है और फिर ये मानना कि हाँ मुझे चिढ़ हो रही है, इस भावना को बिना गलत ठहराए स्वीकार कर लेना पूरे अनुभव को बदल देता है। हाँ, गुस्सा सहानुभूति में बदल जाता है। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की तकनीक है सेल्फ डिस्टेंसिंग, मतलब खुद को अपनी भावनाओं से थोड़ा दूर करके देखना। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। हाँ, और स्क्रीन पर जो किरदार है वो आप ही हैं। देखो ये इंसान कितना परेशान है, क्या बस इतना करने से असर पड़ता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शुरुआत में शायद लगे,
लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब हम अपनी समस्या को मैं परेशान हूं की जगह वो परेशान है कि नजरिए से देखते हैं, तो हमारी भावनाओं की तीव्रता कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो तर्क से जुड़ा है, न कि वो जो सिर्फ इमोशनल रिएक्शन देता है। स्रोतों में कियारा नाम की एक महिला का जिक्र है जो कान के स्ट्रेस से पूरी तरह घिर गई थी। हाँ, उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है। फिर उसने कल्पना की कि वो कमरे की छत से खुद को अपनी डेस्क पर काम करते हुए देख रही है। और उस दूरी से उसे अपनी समस्याएं बहुत छोटी और अस्थायी लगी। मतलब ये बस एक मुश्किल दिन है, पूरी जिंदगी नहीं। बिल्कुल। इस नजरिए ने उसे शांत होने और एक-एक करके समस्याओं को सुलझाने की ताकत दी। तो ये दोनों तकनीकें हमें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोकती हैं। ठीक है, तो हमने बाहरी नियंत्रण और अपने विचारों को देखने के नजरिए की बात की, लेकिन हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो शायद सबसे बड़ी बाधा है। स्रोत उसे कहते हैं आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक। वो आवाज जो हमेशा कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। और सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया गया है वो ये है कि ये आलोचक हमें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। हाँ, कई लोग तो यही मानते हैं। लेकिन स्रोत साफ कहते हैं कि ये सच नहीं है। आलोचना प्रेरणा नहीं, शर्म पैदा करती है, और शर्म हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन क्या यह आवाज हमेशा बुरी होती है? मतलब क्या यही आवाज हमें आलसी होने से नहीं रोकती? क्या इसे पूरी तरह शांत कर देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ लक्ष्य इस आवाज को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। रिश्ते को बदलना कैसे? स्रोत 3 कदमों का सुझाव देते हैं: ज्ञान, शक्ति और प्रेम। ज्ञान मतलब ये पहचानना कि ये आवाज आपकी सच्चाई नहीं है, ये बस एक पुरानी रिकॉर्डेड की हुई टेप है। और शक्ति? शक्ति मतलब इस आवाज को चुनौती देना, अपनी उपलब्धियों को याद करके। और सबसे जरूरी प्रेम, मतलब सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दया का भाव। हाँ, जब ये आवाज आप पर हावी हो तो खुद से वैसे ही बात करे जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से करते। बास्केटबॉल खेलने वाले यान का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। जब वो कुछ शॉट चूक जाता है तो उसका आलोचक चिल्लाता है, देखा तुम कितने बेकार हो। लेकिन अगर वो खुद से कहे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी शॉट चूकते हैं, चलो फिर से कोशिश करते हैं, तो वो उस शर्म के जाल से बाहर निकल आता है और खेल में बना रहता है। और यही हमें एक बहुत बड़े विचार की ओर ले जाता है, वो है पूर्णतावाद को उत्कृष्टतावाद में बदलना। उत्कृष्टतावाद, ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। परफेक्शनिज्म तो हम सब जानते हैं, जो एक तरह का बोझ बन जाता है। तो ये उत्कृष्टतावाद उससे अलग कैसे है? इनमें बहुत गहरा अंतर है। पूर्णतावाद का मतलब है एक अवास्तविक मंजिल तय करना, और वहां तक न पहुंचने पर खुद को नाकाम मानना। बिल्कुल, ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच है। इसमें फेल होने का डर इतना ज्यादा होता है कि लोग अक्सर कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, और उत्कृष्टतावाद? उत्कृष्टतावाद मंजिल पर नहीं, सफर पर ध्यान देता है। ये बेहतरी की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलतियां करना इस यात्रा का हिस्सा है, अंत नहीं। ठीक यही। उत्कृष्टतावाद गलतियों को सीखने के मौकों के रूप में देखता है। ये छोटी से छोटी प्रगति का भी जश्न मनाता है। तो ये हमें उस भारी बोझ से आजाद करता है। हाँ, पूर्णता के बोझ से, और हमें बिना किसी डर के लगातार बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। तो अब तक हमने मन की नींव, नजरिए में बदलाव और अंदर की बाधाओं पर काबू पाने की बात की। अब कुछ ठोस प्रैक्टिकल तकनीकों की बात करते हैं। एक है ब्रेन डंपिंग। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। दिमाग का सारा कचरा बाहर निकालना एक तरह से। हाँ, ये मानसिक अव्यवस्था को साफ करने का एक बहुत कारगर तरीका है। हमारे दिमाग में एक साथ सैकड़ों चीजें चलती हैं, कल की मीटिंग, घर का सामान, कोई अधूरी बातचीत। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कंप्यूटर की रैम खाली करना। एकदम सही एनालॉजी है। जब तक सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, सिस्टम धीमा पड़ जाता है। और जैसे ही आप उसे एक डॉक्यूमेंट में डंप करते हैं, मशीन फिर से तेज हो जाती है। बिल्कुल। ब्रेन डंपिंग में आप बस 10-15 मिनट के लिए अपने दिमाग में जो कुछ भी है, चिंता, विचार, टू डू लिस्ट, सब कुछ बिना किसी फिल्टर के एक कागज पर लिख देते हैं। तो उसे सुंदर या व्यवस्थित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस दिमाग का कबाड़ खाना खाली करने जैसा है। जो भी उल्टा सीधा सामान है, सब एक पन्ने पर निकाल दो। और एक बार जब सब कुछ कागज पर आ जाता है तो दो चीजें होती हैं। एक, दिमाग को तसल्ली हो जाती है कि इन चीजों को भूला नहीं जाएगा, वो दर्ज हो चुकी हैं। इससे दिमाग शांत होता है। और दूसरा, जब सब कुछ आपके सामने होता है तो आप प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी चिंताएं वाकई जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ शोर हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है।
एक और शक्तिशाली तकनीक जिसका जिक्र है वो है बाहरीकरण, एक्सटर्नलाइजेशन। हाँ, इसका मूल सिद्धांत है आप अपनी समस्या नहीं है, समस्या बस एक समस्या है। ये थोड़ा समझाइए। हम अक्सर अपनी समस्याओं को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे मैं एक चिंतित व्यक्ति हूँ या मैं गुस्सैल इंसान हूँ। हाँ, बाहरीकरण इस भाषा को बदलता है। मैं चिंतित व्यक्ति हूँ के बजाय आप कहते हैं मैं चिंता का अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा, तो अपनी पहचान और समस्या के बीच एक दूरी बनाना। बिल्कुल, समस्या मैं नहीं बल्कि एक बाहरी चीज बन जाती है जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जिससे निपट सकते हैं। स्रोतों में जॉन का उदाहरण है जिसे परीक्षा की बहुत ज्यादा चिंता होती थी। उसने अपनी चिंता को एक नाम दिया, द जिटर्स। हाँ, और ये बाहरीकरण का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। उसने अपनी चिंता को एक बाहरी दुश्मन बना दिया। तो अब वो एक योद्धा थी जो द जिटर्स से लड़ रही थी। ठीक, यही। उसने गहरी सांस लेने और पॉजिटिव सोच जैसी रणनीतियों को अपने हथियार बनाया। इस प्रक्रिया से उसे अपनी शक्ति वापस मिल गई। समस्या अब उस पर हावी नहीं थी। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, तो जाने देना असल में कुछ छोड़ने के बारे में है ही नहीं, बल्कि सही चीज को पकड़ने के बारे में है। हमारा अपना नियंत्रण, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, हमारी अपनी कहानियां। बिल्कुल सही। ये कोई कमजोर या हार मानने वाला काम नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली अभ्यास है, जिसमें सचेत प्रयास, दिमागीपन और खुद के प्रति दया की जरूरत होती है। हाँ, ये समझने के बारे में है कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं। ये अपने नजरिए को चुनने के बारे में है और अपने अंदर के आलोचक की जगह एक दोस्त की आवाज सुनने के बारे में है। तो ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल, और ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन में भी काम आता है। ट्रैफिक में फंसने से लेकर किसी की कही हुई बुरी बात तक। ये सिद्धांत हमें हर पल एक ज्यादा शांत और समझदार जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। और आज की चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें शांति पाने के लिए उन चीजों पर से नियंत्रण छोड़ने की बात करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। लेकिन क्या हो अगर नियंत्रण का अंतिम रूप, शक्ति का सर्वोच्च शिखर, वास्तव में ये चुनने की क्षमता हो कि किसे और क्या जाने देना है? तो क्या जाने देना आत्मसमर्पण का कार्य है या आत्मस्वामित्व का सर्वोच्च रूप?